सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इंपीरियल जापान का एक सपना था ग्लोबल डोमिनेंस। हालांकि वो ग्लोबल जायंट्स जैसे यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन के सामने सीधे स्ट्रेंथ में टिक नहीं सकते थे, बट उनकी पावर नंबर में नहीं बल्कि इनोवेशन में थी। इसलिए उन्होंने अपने आप को अपने एनिमीज से ज्यादा करने के बजाय अपनी कैजुअलिटीज को कम करने पर ध्यान दिया, जिसके चलते उन्होंने इतिहास में लड़ी गई वॉर्स में कैजुअलिटी पैटर्न को एनालाइज किया और जो चीज उनके सामने आई वो काफी शॉकिंग थी। युद्ध में यदि एक सोल्जर लड़ते हुए अपनी जान गंवा रहा था तो उससे लगभग 1 दर्जन से भी अधिक बीमारी के कारण गंवा रहे थे। यह एक काफी ज्यादा बड़ी समस्या थी जिसे सॉल्व करने के लिए 1930s में जापान और अपनी ऑक्यूपाइड टेरिटरी जैसे मंगोल और चाइना में कई रिसर्च फैसिलिटीज बनाई, जिनमें से एक यूनिट 731 भी थी। ऊपरी तौर पर यूनिट 731 का प्राइमरी फोकस एपिडेमिक प्रिवेंशन और वाटर प्यूरिफिकेशन पर था। साथ ही वो कोलेरा जैसे डिजीज पर भी शोध करते थे, जिस कारण जापानीज आर्मी में कई लोगों की जान जाती थी। हालांकि इनमें से अधिकांश चीजें एक फसाड यानी दिखावा थी, जो वास्तव में यूनिट 731 के भीतर चल रहा था वो आपके होश उड़ा देगा। यूनिट 731 की दीवारों के भीतर डॉक्टर और रिसर्चर्स की टीम इनोसेंट सिविलियन पर बहुत एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट किया करती थी। यह वह भी जगह थी जहां जापान ने अपने पहले बायो वेपन का निर्माण और परीक्षण किया था। इस सब की शुरुआत तब हुई जब जापानीज गवर्नमेंट ने देखा कि उनके साइंटिस्ट के पास डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उन्होंने सोचा कि इस सब नॉलेज का इस्तेमाल करके हम हीलिंग और ट्रीटमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ ही इस नॉलेज को हम वेपनाइज भी कर सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने मास स्केल पर बायोलॉजिकल वेपन डिप्लॉय करने की स्ट्रेटेजी बनाई। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, एक एफिशिएंट बायो वेपन बनाना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस काम को जनरल शिरोइशी को सौंपा गया, जो जापानीज मिलिट्री मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर थे। जनरल शिरोइशी के नेतृत्व में नदर्न चाइना में स्थित यूनिट 731 में लोकल पॉपुलेशन पर नाना प्रकार के टेस्ट शुरू होने लगे। जापानीज सीक्रेट पुलिस को आसपास के गांवों से वॉर प्रिजन कैंप्स और प्रिजन से लोगों को सोर्स करने का काम सौंपा गया। कैप्चर्ड चाइनीज और कोरियन सिविलियंस के साथ साथ सोवियत और वेस्टर्न वॉर प्रिजन्स को छोटे छोटे सेल में बंद करके रखा जाता और उन्हें गिनिया पिग की तरह ट्रीट किया जाता। जापानीज इन कैप्चर्ड लोगों को मारूटा यानी लकड़ी का लट्ठा कहकर बुलाती। और ये मारूटास कुछ एक्सट्रीमली हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। रिसर्चर्स प्रिजनर्स को जबरदस्ती कोलेरा, टाइफस और बुबोनी प्लेग जैसी डिजीज से इन्फेक्ट किया करते थे, यह देखने के लिए कि सबसे एफिशिएंट तरीका ट्रांसमिशन का क्या है। साइंटिस्ट कैदियों को या तो इन्फेक्टेड मक्खियों के संपर्क में लाते या फिर उन्हें बीमारी से लैस चूहे वाले सेल में बंद कर देते। ज्यादातर वो पहले एक व्यक्ति को इन्फेक्ट करते, फिर उसे बाकी हेल्थी इनमेट्स के ग्रुप में छोड़ देते, यह ट्रैक करने के लिए कि डिजीज किस स्पीड से फैल रही है। कई बार पैथोजन को प्रिजन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता था। इन इंजेक्शन में इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लेंडेड ऑर्गन रहते थे। कई प्रिजनर्स को एक साथ कई इन्फेक्शन दिए जाते थे क्योंकि वो पैथोजन को क्रॉस म्यूटेट कराकर ज्यादा डेंजरस पैथोजन क्रिएट कराना चाहते थे। वहाँ सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसके चलते प्रिजनर्स को एक दूसरे के साथ सेक्स करने पर मजबूर किया जाता था ताकि वो बीमारी के ट्रांसमिशन और प्रोग्रेशन को मॉनिटर कर सकें। इतनी सारी बीमारियों के साथ कुछ प्रिजनर्स को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ट्रीटमेंट मिल जाता था और कुछ को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, और जिन्हें ट्रीटमेंट मिलता था और वो रिकवर भी हो जाते थे उन्हें भी अंततः मार दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी को डाइसेक्ट करके एनालाइज किया जा सके। वो जिंदे प्रिजनर के शरीर को चीर देते थे ताकि उसके जीवित रहते रहते उसके ऑर्गन को एग्जामिन कर सके। इस प्रोसेस से रिसर्चर्स को अलग अलग स्टेजेस में इंटरनल ऑर्गन पर विभिन्न बीमारियों की इफेक्ट को जानने में और उसे एक हेल्थी इंडिविजुअल से कंपेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी। यूनिट 731 के डॉक्टर का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट था अनबोर्न बेबीज पर डिजीज का इफेक्ट देखना, लाइक हाउ दे रिस्पॉन्ड टू अ डिजीज इन अ वूम्ब एंड देन आउटसाइड अ वूम्ब। इसलिए वे फोर्स सेक्स से कैरी हुई प्रेगनेंसी को इमीडिएटली टर्मिनेट नहीं करते थे,
बल्कि भ्रूण यानी फीटस को बनने देते थे। कई बार वो फीटसिस को पेशेंट के जागते हुए भी उसके पेट से निकाल लेते थे। एक और रिसर्च जो वहाँ रेगुलर बेसिस पर होती रहती थी वो थी इफेक्ट ऑफ केमिकल वेपन्स। फैसिलिटी के एक एक्सपेरिमेंट ने रिवील किया कि यूनिट 731 में अपनी खुद की स्पेशल गैस चैम्बर भी थे। ये बहुत छोटे छोटे ग्लास की दीवार से बने रूम थे जिनके अंदर एक छोटी सी कुर्सी मौजूद थी जिस पर प्रिजनर्स को बैठाकर उसके अंदर पॉइजनस गैसेस रिलीज की जाती थी। गैसेस जैसे कि मस्टर्ड गैस, फोस्जीन, क्लोरीन और एटसेट्रा। इन चैम्बर्स में बच्चों से लेकर बूढ़े, मनुष्य से लेकर जानवर तक हर एक जीवित चीज पर टेस्ट हुए। फैसिलिटी में काम करने वाले एक वैज्ञानिक एक यंग रशियन मदर और उसकी बच्ची की आपबीती बताता है। वो बताता है कि जब उन दोनों को एक साथ उस गैस चैम्बर में डाला गया तो माँ पूरे जोरों से यही कोशिश कर रही थी कि उसकी बेटी इस गैस को ब्रीथ ना करे। कभी वो उसके मुंह को ढकती, कभी फूंक मारकर गैस को उसके सामने से उड़ाने की कोशिश करती और ग्लास वॉल से दूसरी ओर सेफली खड़े रिसर्चर्स इसे ऑब्जर्व करते रहे और टाइम नोट करते रहे। इन गैस चैम्बर में इस्तेमाल होने वाली गैसेस में से एक थी फोस्जीन, जिसे जब विक्टिम से ऊपर रिलीज किया जाता था तो पहले तो उससे सफोकेशन होती थी, फिर पल्स चेंज होती थी और कई और सिम्टम दिखते दिखते व्यक्ति अंततः मारा जाता था। और रिसर्चर्स इन सब सिम्टम्स को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करते रहते थे। यूनिट 731 का एक और फॉरेन वर्कर उस समय की बात बताता है जब एक बंदी इस गैस चैम्बर से जीवित बच निकला था। वो बताता है कि एक 68 साल के व्यक्ति को पहले बीमारी का इंजेक्शन लगाया लेकिन वह नहीं मरा। उसके बाद उसे फोस्जीन चैम्बर में डाला पर वो वहाँ भी बच गया। इसके बाद मिलिट्री डॉक्टर्स ने उसकी नसों में सीधी हवा ही इंजेक्ट कर दी बट वो फिर भी बच गया। तो डॉक्टर्स ने एक मोटी सुई से फिर से हवा इंजेक्ट की बट उससे भी वो बच गया। तो अंततः डॉक्टर ने उसे फांसी पर लटका कर मारा। एक्सपेरिमेंट्स में पानी से लेकर आग तक हर चीज का इस्तेमाल किया जाता था। एक फील्ड में प्रिजनर्स को एक लकड़ी के डंडे से बांधकर उन पर फ्लेम थ्रोवर से आग बरसाई जाती थी। उन जले हुए प्रिजनर्स में से कुछ को तो ट्रीटमेंट मिलता था और कुछ बिना ट्रीटमेंट के ही मर जाते थे। ट्रीटेड विक्टिम्स को भी अंततः मारकर उन्हें डाइसेक्ट करके उनकी इंजरीज को डिटेल से डॉक्यूमेंट किया जाता था। उसी सेम फायरिंग रेंज में बाकी कन्वेंशनल वेपन्स जैसे ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स का भी टेस्ट होता था और फिर से टेस्ट में प्रिजनर्स का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा कई प्रिजनर्स का इस्तेमाल बेयोनेट प्रैक्टिस के लिए भी किया जाता था, मतलब बंदूक के आगे लगे चाकू की प्रैक्टिस के लिए। बहुत अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट वहाँ कंडक्ट किए जाते थे। वहाँ 3000 से ज्यादा जापानीज मौजूद थे जिनमें सोल्जर और साइंटिस्ट शामिल थे। साइंटिस्ट केवल मिलिट्री के नहीं बल्कि सिविल सेक्टर के भी। लीडिंग जापानीज यूनिवर्सिटीज अपने स्टाफ और स्टूडेंट को उन इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए भेजती थी, जो वापस आते समय अपने साथ सुवीनियर के तौर पर लार्ज ग्लास जार में बॉडी पार्ट्स लाते थे। एक स्टूडेंट आगे चलकर अपनी बुक में लिखता है कि वो वहाँ की लेबोरेटरी से कई ह्यूमन ओरिजिन के स्पेसिमेन लाया जिनमें हेड, आर्म्स, लेग्स, इंटरनल ऑर्गन्स और इन्फेंट भी शामिल थे, जिन्हें प्रिजर्व रखने के लिए वो फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करता था। बट विडंबना तो इस बात की है कि यूनिट 731 में हुए मैसेकर ने दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को तैयार किया। अपने लॉस को कम से कम करने की जापान की योजना काम कर दिख रही थी। इंपीरियल जापानीज सोल्जर बैटलफील्ड में अन्य देशों की तुलना में काफी एडवांस थी, बट इतनी प्रगति के बावजूद जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, युद्ध का रुख बदलता गया और जापानीज ने अपने आप को हार की कगार पर खड़ा पाया। सोवियत इन्वेजन का खतरा बढ़ता जा रहा था। जापानीज हाई कमांड ने अनुमान लगाया कि उन्हें साइबेरिया में रशियंस के साथ लड़ना होगा, इसलिए यूनिट 731 को फ्रॉस्टबाइट पर रिसर्च के आदेश मिले। जैसा कि नाम बताता है, फ्रॉस्टबाइट को लेकर टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो प्रिजनर को पोल से बांधकर उनके हाथों को बाहर निकालकर उन पर पानी डालती और उसे ऑब्जर्व करती। ये सब एक्सपेरिमेंट वो उस ठंड में करती जब टेम्परेचर भी -20 डिग्री से नीचे चला जाता। फ्रॉस्टबाइट के कारण जब प्रिजनर के हाथ काले पड़ जाती तब साइंटिस्ट उस डैमेज को रिवर्स करने की कोशिश करती, जिसके लिए वो ड्रग्स, ओपन फ्लेम से लेकर हॉट वाटर तक का सहारा लेती और गर्म पानी से सीवियरली फ्रॉस्ट बिटन हैंड्स में ब्लड सर्कुलेशन वापस लाने की कोशिश में कई बार प्रिजनर्स के हाथों से पूरी स्किन और फ्लैश भी उतर जाता, केवल हड्डियां बचती।
कई बार रिसर्चर्स फ्रोस्ट बिटन हाथों को अनट्रीटेड छोड़ देते, यह देखने के लिए कि गैंग्रीन कब तक डेवलप होगी, मतलब फ्रोस्ट बाइट के बाद स्किन का काला होना। जैसे जैसे फ्रोस्ट बाइट के ट्रीटमेंट पर रिसर्च आगे बढ़ी, वैसे वैसे ही डिजीज को वेपनाइज करने पर भी रिसर्च आगे बढ़ती रही और यही इस यूनिट की टॉप प्रायोरिटी भी बन गई। जैसे ही युद्ध तेज होता चला गया, रिसर्चर्स फील्ड टेस्ट के लिए आसपास के गांव में जाने लगी। वो गांव में जाकर वहाँ पैथोजन रिलीज कर देते, पानी को इन्फेक्ट कर देते और कई बार बाहर घूमते खेलते छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्टेड टॉफीज और कुकीज भी देते। चाइना का ज़ेजियांग प्रांत उस समय के हिसाब से काफी अंडर डेवलप्ड था, मतलब वहाँ के लोगों के पास अपने आप को टाइफस और बुबोनिक प्लेग के आउटब्रेक से बचाने का कोई जरिया नहीं था। इसीलिए रिसर्चर जब फील्ड ट्रिप के कुछ दिनों बाद एक गांव में पहुंचे तो पूरे गांव में इधर उधर पड़ी डेड बॉडीज मिली। और इतना ही नहीं, जब ज़ेजियांग प्रोविंस के पानी में कोलेरा और टाइफाइड कल्चर इंट्रोड्यूस करने के कारण 1700 से ज्यादा जापानीज सोल्जर की जान गई, तो उन्होंने इस इंसिडेंट को भी एक सेटबैक की तरह नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल डेटा सोर्स की तरह देखा। इन सब टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद साल 1944 में जापान ने अमेरिकी सेना पर अपना पहला मेजर बायो वेपन अटैक करने का प्रयास किया। यह एक अनएथिकल मूव था क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन ट्रीटी के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बायोलॉजिकल वेपन की यूज पर पाबंदी थी, बट इसके बावजूद भी उन्होंने म्यूटेटिव पैथोजन और इन्फेक्टेड लीचेस की एक डेडली कार्गो को अमेरिकन फोर्सेस की तरफ डिस्पैच कर दिया। बट इससे पहले सबमरीन अपने टारगेट तक पहुंचती वो पैसिफिक ओशन में डूब गई। इसके फेलियर के बाद 1945 में जापान ने एक और मेजर बायो वेपन अटैक प्लान किया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन चेरी ब्लॉसम्स एट नाइट। युद्ध हारने की स्थिति में जापान ने माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए यह आखिरी प्रयास किया। उनके प्लान के अकॉर्डिंग सबमरीन बेस्ड एयरक्राफ्ट, जिन्हें फ्यूगो या फायर बलून्स कहा जाता था, ये साउथ कैलिफोर्निया में प्लेग से संक्रमित लीचीज वाले बम को रिलीज करते। वो ऐसा करके बीमारी को आम आदमी में फैलाना चाहते थे जिससे यूएस पैनिक में आ जाता। बट इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिए, जिस कारण जापानीज गवर्नमेंट ने सरेंडर किया और ऑपरेशन चेरी ब्लॉसम एट नाइट को स्क्रैप करना पड़ा। मेरे अनुसार जापान को बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी, उसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात। हालांकि जो यूएस ने जापान के साथ किया वो भी किसी नरसंहार से कम नहीं। बट यूएस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? यूएस भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कई वर्षों बाद यूनिट के कुछ सर्वाइविंग रिसर्चर्स और स्टाफ ने गिल्ड के बोझ में दबकर उन अत्याचारों को स्वीकार किया जो उन्होंने यूनिट 731 में देखे और किए थे। अपनी कन्फेशन में कुछ लोगों ने उन प्रिजन को मारूटा कहकर संबोधित किया। जापानीज गवर्नमेंट ने पहले तो उन कन्फेशन को जुटाने की कोशिश की, कहा कि ये सब झूठी बातें हैं। बट लेट 80s में टोक्यो में कई स्पेसिमेन की खोज की गई, जैसे कि ड्रिल्ड ह्यूमन स्कल्स और ग्लास जार्स में मौजूद ह्यूमन ऑर्गन्स। इन डिस्कवरीज का सीधा संबंध यूनिट 731 से था। तब तक जापानीज गवर्नमेंट यही कह रही थी कि ऐसी कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज भी जापानीज ऑफिशियल्स यूनिट 731 पर डिस्कस करने से बहुत कतराते हैं। जहाँ तक उन लोगों की बात है जिन्होंने वहाँ काम करने को कन्फेस किया, उनमें यह कॉमन था कि लगभग हर व्यक्ति विविसेक्शन के बारे में जरूर बताता था, मतलब लिविंग कॉन्शियस व्यक्ति को बिना एनेस्थीसिया के बीच से चीर देना। एक व्यक्ति जो यूनिट 731 में मेडिकल असिस्टेंट था, वो अपने पहले विविसेक्शन की कहानी बताता है कि जब हम एक प्रिजनर को विविसेक्शन के लिए लाए तो वो जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, बट उसने जरा भी स्ट्रगल नहीं किया। जब उसे रूम में लाए, जब उसे टेबल पर लेट कर बांधा गया, उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। बट जैसे ही मैंने स्केपल उठाई, वो चिल्लाने लगा। जैसे जैसे मैं उसकी छाती से उसके पेट तक कट लगाता चला गया, उसके चेहरे पर पीड़ा अलग झलक रही थी और उसके चिल्लाने की आवाज बढ़ती चली गई। उसकी आवाज में अलग ही दर्द था, परंतु वह धीरे धीरे मौत के साथ कम होती चली गई। इसके बाद वो एक और इंसिडेंट के बारे में बताता है जिसमें एक प्रेग्नेंट चाइनीज औरत को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके डाइसेक्ट किया जा रहा था। बट जब उसके ऑर्गन को निकालकर एक ग्लास जार में रख रहे थे, तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने होश में आते ही अपने अनबोर्न बेबी की जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। साइंटिस्ट ने उसे और क्लोरोफॉर्म सुखाकर वापस बेहोश कर दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वो खून के ज्यादा बहने के कारण मर गई। हमें कई सारे साइंटिस्ट और वर्कर्स के कन्फेशन तो मिले, बट किसी प्रिजनर का नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं मारे गए, उन्हें बाद में मार दिया गया।
यूनिट 731 से ही निकले एक डॉक्टर ने आगे चलकर अपनी बुक में यह भी बताया कैसे वो 1 से 3 साल के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, बट इसकी जानकारी हमें किसी भी कन्फेशन में देखने को नहीं मिली। मतलब वहाँ बहुत से ऐसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट भी होते थे जिनके बारे में रिसर्चर्स को बताने में भी डर लग रहा था। तो जरा आप ही सोचो उन प्रिजनर्स ने इस दर्द को कैसे सहा होगा। जो व्यक्ति इन हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए जिम्मेदार थे उन्हें कभी सजा नहीं मिली और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई वैज्ञानिकों को यूएस द्वारा ढूंढकर पकड़ा गया क्योंकि यूनिट 731 में उन्होंने जो रिसर्च की थी वो काफी वैल्यूएबल थी, भले ही तरीका कितना भी इनह्यूमन हो। यूएस ने अपने इस लालच भरे कदम पर यह तर्क दिया यदि ये साइंटिस्ट सोवियत यूनियन के हाथों लग गए तो दुनिया में तबाही मच जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था। यदि आप उन दरिंदों तक पहुंचकर भी अपने फायदा देखो तो यह उन लोगों के लिए नाइंसाफी होगी जिन्होंने यूनिट 731 में अपनी जान गंवाई। ये उसी की तरह है कि हिटलर ने होलोकॉस्ट में कई लोगों की जान ली बट उसे छोड़ देना चाहिए था क्योंकि उससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन भी मिली, बट किसे छोड़ना है किसे सजा देनी है यह चीज वही डिसाइड करता है जिसके हाथों में पावर हो। यूनिट 731 से निकलकर रिसर्चर्स ने अपनी लंबी जिंदगियां जी। उन्होंने मेडिसिन में काफी पुरस्कार जीते और एक अच्छा समृद्ध जीवन जिया। उनकी रिसर्च और बायोवेपन टेस्ट का रिजल्ट आज भी जापान और यूएस की फाइल्स में कहीं पड़े हैं और मैं तो चाहूंगा कि वो पड़े ही रहें और उनका कभी इस्तेमाल न हो। तो दोस्तों ये थी यूनिट 731 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।